Welcome to all dear students. Myself Jitendra Sharma, Assistant Professor of रामेश्वरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शाड़ाबाई। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम पढ़ रहे हैं आजकल एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के बारे में। तो जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा जो भी समिट आई हैं और जो भी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए जो स्कीम, जो समिट और जो भी प्रोटेक्शन एक्ट हुए और कब सबसे पहली जो मीटिंग हुई आपकी रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एट द एंड ऑफ द लेसन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट इज BOD? वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे पर्यावरण संरक्षण की, आपके एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की। तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लेक्चर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एनवायरनमेंट को कंजर्व रखने के लिए कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट किए गए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है आपका सतत विकास। तो पर्यावरण संरक्षण हमने बात की अपने पिछले लेक्चर में, अपने चारों ओर के आवरण को सुरक्षा प्रदान करना तथा उसे अनुकूल बनाए रखना, उसे हम कहेंगे पर्यावरण संरक्षण। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए ऐसा नहीं है कि आजकल ही कदम उठाए जा रहे हैं। टाइम टू टाइम क्या होता है कि जब भी सर्वे किया जाता है और एनवायरनमेंट में देखा जाता है कि कोई पॉल्यूटेंट क्या है एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं या हम ही सेल्फ की ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे एनवायरनमेंट ख़राब होता है, तो ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे क्या की जाती है, कॉन्फ्रेंस की जाती है। अगर इसमें फर्स्ट कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जो द फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम इन 1972। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लाइन कि पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई ऑन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, कितना, कब हुई, 1972। कहाँ हुई? स्टॉकहोम में हुई। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, तो ये 5 जून ऑल्सो नॉन एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसमें ये भी डिसाइड किया गया कि हम 5 जून को क्या मनाएंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये वाला लेक्चर आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्लस आपका जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुई। तो जब ये सेलिब्रेट किया गया टू मार्क द फर्स्ट डे ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस एंड स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एग्रीड, इन्होंने एग्री किया 26 प्रिंसिपल्स पे इन्होंने बात की कि हम कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल होंगे जिसमें हम डिवेलप करेंगे अपने एनवायरनमेंट को। ये पहला ऐसा टाइम था जब बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे देश इकट्ठा हुए और इकट्ठा होके उन्होंने इस कन्वेंशन में जैसे स्टार्टिंग पॉइंट इनका था रियो जो आपकी समिट थी एंड उसके बाद वर्ल्ड समिट एंड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जॉन्सबर्ग एंड बिगेन द जॉन्सबर्ग में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो समिट थी ये क्या हुई, वर्ल्ड समिट क्या की गई, स्टार्ट की गई, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट आया जो जिसने भी बात की आपके एनवायरनमेंट डेवलपमेंट की। तो पिछले पेज में आपने देखा कि स्टॉकहोम में जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें क्या डिसाइड किया गया, उसमें 26 प्रिंसिपल पे उन्होंने डिसाइडेड किए कि हम कैसे कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जो प्रिंसिपल 1 था वो उसने कहा राइट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, कि हम एक ऐसा राइट बनाएंगे जो एनवायरनमेंट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने रखा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, मैनेजमेंट ऑफ नॉन रिन्यूएबल resources, pollution control, prevention of pollution of sea, economic and social development,
अंडर डेवलपमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस ऑफ प्राइमरी commodities, environmental policies, environment protection education, rational management of resources, rational planning, human settlement, human population, setting of environmental pollution, control agencies to national level, use of science and technology, education in environmental matters, further scientific research, right and responsibilities of sovereign nation, development of international law, implementation of agenda by every country, and international cooperation, coordinated and dynamic role, ban on nuclear weapon. तो ये ऐसे 26 प्रिंसिपल थे जो इस मीटिंग में क्या किए गए 1972 में डिसाइड किए गए, जो कहाँ पे हुई, स्टॉकहोम में हुई। और उसमें जो यूनाइटेड नेशन थे और प्लस जो कंट्रीज थी उन्होंने ये डिसाइड किया, और उन्होंने जो आपका 5 जून को हम सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था इन 1972, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसने ही जगाया पूरे वर्ल्ड को कि एनवायरनमेंट में क्या आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब यदि हम एनवायरनमेंट को सेव नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट इसी तरह से अगर ख़राब होता रहा तो हमारा जीना भी क्या हो जाएगा, इस धरती पर मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया वो थी हमारी प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी, जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त। और उन्होंने, आपको पिक्चर में शो भी हो रहा है, उन्होंने एड्रेस किया कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने उस वक्त कहा कि टुगेदर विद अदर लीडर्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड गांधी साइंड आउट poverty as the main cause of environmental degradation and demanded greater responsibility and development aid for the industrialized countries। और उन्होंने उस वक्त पोवर्टी को कहा कि गरीबी ही एक सबसे बड़ा साइन है कि हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। और जो हमारे डेवलप्ड कंट्री हैं या इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं उनको क्या करना चाहिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ, नैरोबी सम्मेलन हुआ इन 1982। तो आप डेट लिख लीजिएगा, नैरोबी सम्मेलन हुआ आपका द नैरोबी कॉन्वेंशन एरिया कॉन्फ्रेंस इन 1982। तो जैसे मैंने बताया था इन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या किया गया था, एक घोषणा पत्र बनाया गया था, तैयार किया गया था, जिसमें 1982 में नैरोबी जो आपके अफ्रीका का पार्ट है, अफ्रीका में समीक्षा की गई। इसमें भारत सहित 15 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस सम्मेलन में नवीन घोषणा पत्र का निर्माण किया गया और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो पिछले वाली जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने बताया कि 26 प्रिंसिपल उन्होंने का एक क्या किया गया, घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, जिसमें हर एक पार्ट को सामने रखा गया कि हम क्या बनाएंगे, रूल भी बनाएंगे कि एनवायरनमेंट को सेव किया जाए, चाहे वो अर्थ का पार्ट हो, चाहे वो सीज का पार्ट हो, चाहे वो सागरों का, महासागरों का, पॉल्यूशन का, मतलब एनवायरनमेंट में सारी चीज़ों की क्या करेंगे, समीक्षा की जाएगी और जहाँ भी कमियां नज़र आएंगी उनको क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। और इस घोषणा पत्र में नैरोबी में उन्होंने क्या बात की, इस सम्मेलन में जो घोषणा पत्र का निर्माण किया गया वो पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या था, एक महत्वपूर्ण निर्णय था जिसमें 15 देश क्या थे, सम्मिलित थे। अगर इसी के साथ साथ ही बात की जाए द फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की, तो वो हुई आपकी 1979 में। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी कि क्लाइमेट में क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। क्लाइमेटिक चेंज के मतलब जब गर्मी होनी चाहिए तब अत्यधिक गर्मी, जब सर्दी हो रही है अत्यधिक सर्दी, और जब बर्फ़ पड़नी चाहिए तो वो एरियाज़ में पड़ तो रही है, लेकिन अगर गर्मी हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, वो जो बर्फ़ है वो उतनी स्पीडली क्या है, पिघल रही है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, शायद मतलब उस वक्त जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे, जो
इंस्टेंट चेंजेस आ रहे हैं हमारे क्लाइमेट में, उसको रिमूव करने के लिए क्या किए जाएं, एफर्ट्स किए जाएं कि हम टेक्नोलॉजी का, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का, हम व्हीकल्स का, हम कुछ ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट में इतना ज़्यादा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि रीज़न को फाइंड आउट भी करें, और फाइंड आउट करने के बाद जो क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं उस पर अगर हम बात नहीं करेंगे, अगर ये अर्थ जो हमारी है इसी तरह से हीट होती रही तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जीना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए आपसे, द फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई क्लाइमेटिक चेंज के लिए जो हुई, वो कब हुई आपकी 1979 में। उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर जो कहाँ हुई आपकी, वियना में हुई ये वाली कॉन्फ्रेंस, और किस पर बेस थी आपकी, ओजोन लेयर पे। इन कब हुई आपकी 1985। तो जैसा ये सभी को पता है कि इन 1985 में साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ ग्रोइंग होल इन द ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका। और ये पूछा भी जाता है कई बार एंट्रांस में कि कहाँ पे होल है, एंटार्क्टिका में है, किस में हो गया था, ओजोन लेयर में हो गया था। लेकिन कोविड के टाइम में और जितना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए और कॉन्फ्रेंसेस भी होती रही, तो उसमें क्या देखा गया है, अब ये होल काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया है, फिल हो गया है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट है कि ये अब इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर इस पर मान लीजिए कॉन्फ्रेंस नहीं होती, इसका पता नहीं लगता, तो क्या था, कहीं ना कहीं जैसे यूज़ क्या रीज़न क्या फाइंड आउट किया जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो प्रोडक्शन हो रहा है वर्ल्ड वाइड में, ये कोई एक इंडिया की बात नहीं थी। आपकी 197 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और पार्टिसिपेशन करने के बाद वियना में ये डिसाइड किया था हम क्या करेंगे, जितना भी हम फ्लोरोकार्बन का जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, उसको कम करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और सभी जो देश थे उन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट पे साइन किए, और साइन करने के बाद इसके रीज़न को रिमूव करने की कोशिश की, और आज देखने को भी रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद ही हम अगर थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहती हूँ मैं आप लोगों को, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि सस्टेन करना है, हमने अपने पर्यावरण को संरक्षित करना है, क्योंकि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन तभी होगा जब पर्यावरण क्या होगा, संरक्षित होगा। तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए ये एफर्ट्स, अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स थे जो उठाए गए, तो ये उस क्वेश्चन के आंसर में आप ये चीज़ें लिख सकते हो कि ये स्टेप्स उठाए गए और जिसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट्स भी देखे गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, आपका रियो सम्मेलन हुआ इन 1992 में, जिसको रियो कॉन्फ्रेंस 1992 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसने किया, यूनाइटेड नेशन ने किया, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नामक शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 17 जो कंट्रीज थी, उनके जो अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, और इस सम्मेलन में जो प्रदूषण और जो ओजोन के डिप्लीशन की बात करें कि ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, उसके बाद ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, और जो पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है कि बढ़ रही है इतनी ज़्यादा, उन ऐसी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए की गई इस सम्मेलन में चर्चा की गई। उसके बाद जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई आपकी पार्टीज की, वॉज हेल्ड इन द बर्लिन इन 1995। इट फोकस्ड ऑन द एबिलिटीज ऑफ द कंट्रीज टू डेवलप क्लाइमेट चेंज रिलेटेड पॉलिसीज, की ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं। पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हुई, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1995 में, जिसने सभी पार्टीज ने ये डिसाइड किया इस मीटिंग में कि हम नेगोशिएशन करेंगे विद लीडर्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज टू मेक लीगली बाइंडेड ऑब्लिगेशंस टू लोअर कार्बन एमिशन, की कार्बन के एमिशन को क्या करेंगे, हम कम करेंगे। तो जो ये असेंबल्ड हुए कहाँ पे, UNFCCC, जिसकी फुल फॉर्म है
United Nations Framework Convention on Climatic Change. The convention has near universal membership, जिसमें कंट्रीज थी आपकी 197 पार्टीज थी, ठीक है, एंड इज द पेरेंट ट्रीटी ऑफ द 2005 पेरिस एग्रीमेंट। और इस मीटिंग के बाद क्या किया गया, पेरिस एग्रीमेंट की ट्रीटी बनी 2015 में। तो ये फर्स्ट टाइम था जिन्होंने क्रिएट किया आपका रिव्यू मांगे क्लाइमेट चेंज फर्स्ट टाइम, एंड उन्होंने फ्यूचर के लिए COPs की इस पर क्या किया जाए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हों और वहाँ पे इवेलुएट किया जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एनवायरनमेंट की हैं। उसके बाद COP 1 के बाद COP 3 जी इन दिसंबर 1997 में आपकी ये कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें क्या डिसाइड किया गया, थर्ड कॉन्फ्रेंस थी ये पार्टीज़ की डिस्कस, और इसने डिस्कस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, और इसमें भी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी ये, जिसमें पॉलिटिकल रिलेशन एंड गेव डेवलपिंग नेशन मोर असे इन डिसीजंस। और इसमें डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि क्योटो प्रोटोकॉल में जब यूनाइटेड नेशन ने 1997 में जापान में ये क्योटो नामक शहर के में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आपकी ग्लोबल वार्मिंग और जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस के जो उत्सर्जन है उसके लिए उत्तरदायी जो गैसें हैं वो पर्यावरण में क्या क्रिएट कर रही हैं, इम्बैलेंस क्रिएट कर रही हैं। तो इन समस्याओं के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कार्यक्रम चलाएंगे जिस पर क्या किया जाएगा, लोगों को अवेयर करवाया जाएगा। आप जो ये आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये किस कॉन्फ्रेंस से आया, आपका COP 3 कॉन्फ्रेंस जो 1997 में है हुई, और इट प्लेस्ड अ कमिटमेंट ऑन डेवलप्ड कंट्री टू ड्रॉप कार्बन एमिशन। उन्होंने इस में ये डिसाइड किया गया जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे यूनाइटेड नेशन है वो क्या करेंगी, ड्रॉप करेंगी कार्बन एमिशंस बाय 5.2% लोअर देन द लेवल इन 1990, कि 1990 तक क्या है वो 5.2% क्या करेंगी, कार्बन का जो एमिशन हो रहा है उसको लो करेंगे। ये तो एक कंट्री, जैसे भारत में अगर क्लाइमेट में चेंज हो रहा है तो वो पूरे वर्ल्ड को मतलब इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें सभी जो इश्यूज थे 1972 में, तो उसमें डिसाइड था कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, एक है, ठीक है, हमारी धरती एक है और हमें मिलके ही सारी जो समस्याएं हैं पर्यावरण से रिलेटेड उस पर बात करनी पड़ेगी, और जो चेंजेस इतने स्पीडली हो रहे हैं उन पर हमें काम भी करना पड़ेगा। तो 1997 में ये साइन हुई थी, आप 1992 वाली डेट मत देखना, नीचे डेट। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई आपकी उसमें क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात की गई। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका आया 11 दिसंबर 1997, जिसमें बात की कि हम जो कार्बन का एमिशन है डेवलप्ड कंट्री ही है चाहे वो भी क्या करेंगे 5.2% क्या करेंगे, लोअर करेंगे उसको इन 1990 तक या 92 तक। तो इसका जो टाइम पीरियड था इंटरनेशनल ट्रीटी में एक्सटेंड किया गया इन 1992 तक, कि ह्यूमन मेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को क्या करना है, हमने कम करना है, तभी क्या होगी, हमारी ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, कम होगी। तो इसकी डेट आपने याद रखनी है 11 दिसंबर 1997। और इन्हीं कॉन्फ्रेंसिस का रिजल्ट था कि जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना इन 1986 में, कि अगर एनवायरनमेंट से जो भी छेड़छाड़ करेगा उसमें क्या दी जाएगी, उनको सज़ा भी दी जा सकती है। तो इसमें डिस्कस किया गया मैन्युफैक्चरर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ द हैजार्डियस केमिकल रूल्स 1989, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011, नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000, हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्रीज मूवमेंट रूल 2008,
वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010, आपकी बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2001, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011। ये तो लेटेस्ट है, आप भी जानते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट का क्या करना है, हमने उसको रिसाइकल करना है और हमने बैग्स प्लास्टिक का क्या करना है, यूज़ नहीं करना है। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए गए। अगर कोई यूज़ भी कर रहा है उसको फाइन भी किया जा सकता है। इसके बाद मिलेनियन डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए गए, और ये कब हुआ आपका 2000 में। तो वर्ष 2000 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हुई शिखर बैठक जो हुई, शिखर सम्मेलन, उसमें आपके MDGs के गोल्स के नाम से जाना गया, जिसका नाम है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और यहाँ पे उद्देश्य रखा गया कि 2000 से 2015 तक, 2000 टू 2015 तक देशों के लिए उनकी राष्ट्रीय विकास रणनीतियों का क्या अनुसरण करने का आलेख क्या किया गया, एक तैयार किया गया, जिसमें 189 जो कंट्रीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जो 22 इंटरनेशनल जो कमिटीज़ थी उन्होंने 2015 तक क्या किया, 8 गोल क्या किए, डिसाइड किए, जिसमें जो पहला गोल था वो मेन रखा गया, भूखमरी तथा गरीबी को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। दूसरा बात की गई सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा की, उसके बाद की गई लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण की, उसके बाद बात चौथा जो गोल रखा शिशु मृत्यु दर को घटाना, 5th गोल डिसाइड किया गया मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, 6th गोल डिसाइड किया HIV और जो एड्स है आपका, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पाना, और उसके बाद पर्यावरण सततता कि हमने क्या करना है, एनवायरनमेंट को सस्टेन करना है, और उसके बाद वैश्विक विकास की वर्ल्ड लेवल पर हम क्या करेंगे, आपस में कॉपरेशन स्थापित करेंगे ताकि हम सब मिलके काम करें। और ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि 2000 में सितंबर 2000 में ये मिलेनियम जो समिट थी ये हुई बैठक, और उसमें क्या किया गया, 8 गोल डिसाइड किए गए, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, UGC नेट में भी पूछा गया है। कई बार तो ये भी पूछा जाता है कि इसमें दूसरा गोल क्या था, तीसरा गोल क्या था, चौथा गोल क्या था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कहाँ पे बैठक हुई थी आपकी, न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, तो ये आपने सब कुछ याद रखना है। तो हमने बात की कि 2000 से 2015 तक जो गोल रखे गए वो कितने रखे गए, 8। उसके बाद जो सम्मेलन हुआ, 17th जो अधिवेशन हुआ, उसमें 15 वर्षों के लिए जो गोल डिसाइड किए गए। तो इसमें टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, 2015 से 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए गए, किसने डिसाइड किए, UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल डिसाइड किए गए वो 193 कंट्रीज ने डिसाइड किए, और उन्होंने टाइम पीरियड रखा है कि 2030 तक जो हमारे 17 गोल्स हैं उस पर क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। ठीक है, तो हमने सस्टेन करना है एनवायरनमेंट को। तो इसमें जो फर्स्ट गोल था वो था एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर, की कहीं पे भी पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। तो पहला गोल है नो पॉवर्टी। मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि टेस्ट में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो जो फर्स्ट जो गोल है वो क्या है, और कब तक हमने ये 17 गोल मतलब पाने हैं, 2030 तक। ठीक है, और कौन से गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो पहला गोल मैंने बताया नो पॉवर्टी, सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, फोर्थ है आपका क्वालिटी एजुकेशन। गोल्स भी पूछे जाते हैं क्योंकि ये गोल जैसे आगे पीछे नहीं लिखने हैं आपने, जैसे आपसे पूछे गए हैं वैसे ही लिखने हैं कि थर्ड पे क्या है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, फोर्थ है आपका क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है आपका जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवेंथ है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आगे पीछे नहीं है, गोल्स देख लेना। ठीक है, ये गोल्स जो 9th पे है आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th है आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, 11th है सस्टेनेबल फैसिलिटीज, 9th है आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज,
11th सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 30th है क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ बिलो वाटर। ये जो गोल जैसे मैं बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन ऐसे एग्जैक्ट भी पूछा जाता है कि 15 नंबर पे कौन सा गोल है, तो वो है लाइफ ऑन लैंड। 16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एंड उसके बाद है आपका 70th जो लास्ट है 70th, वो है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। ये जो गोल्स हैं ये आपके लेटेस्ट आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, और 15 to 2030 इसके लिए 2030 का टाइम पीरियड दिया गया है, क्योंकि जो पहला सम्मेलन भी हुआ एनवायरमेंटल इश्यूज पे, उसमें यही डिसाइड किया गया कि हम वन अर्थ की बात करेंगे, हम वन कंट्री के हिसाब से नहीं चलेंगे। अगर सभी देश मिलके आगे नहीं आएंगे और एनवायरमेंट को सेव नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इंडिया में भी या बाहर की कंट्रीज की तरह ही ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ लेके चलना पड़ेगा अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। तो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करना, सभी पॉल्यूट करते हैं लेकिन सेव एक नहीं कर पाएगा, सबको आगे आना पड़ेगा और एनवायरनमेंट को बचाना पड़ेगा। अब थोड़े से एमसीक्यू देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन present in water, utilized by organism in water, utilized by microorganism for decomposition, demanded by the producers for the production of food. Second question है which of the following is the most poisonous gas? Next question है greenhouse effect refers to? क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज एमडीजी, what is national water mission, what is NAPCC, what is renewable energy by 2030, number of wildlife sanctuaries in India, number of national parks in India, what is the 2030 target for GHG reduction strategy, what is parasitic disease, सोलर एनर्जी स्टेट रैंक 2021, फर्स्ट रैंक जो मिला है वो राजस्थान को मिला है। नेक्स्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट एनवीसेक्स मेकिंग अवेलेबल द बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज स्पेशली विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर भी आपको बता दिया गया है। व्हाट इज COP25, जो मैंने कहा कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 25 कौन सी थी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज। व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेट pledges under Paris Agreement cover what fraction of greenhouse gas emission reduction needed to limit the global warming below 2 degrees centigrade? What is the main aim of NEP 2020? ये आपसे लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये है इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। देन क्योटो प्रोटोकॉल गैसेस कौन सी हैं? विंड एनर्जी स्टेट रैंक 2021, सोलर में राजस्थान है, और जो आपका विंड एनर्जी में है वो कौन सा है, गुजरात है। ब्रिक्स अरेंज हाईएस्ट टू लोएस्ट SDGs 2021, तो उन्होंने अरेंज किया, और लोएस्ट हाईएस्ट टू लोएस्ट हाईएस्ट कंट्री आपकी है फिनलैंड, सेकंड है स्वीडन, थर्ड है डेनमार्क, फोर्थ है जर्मनी, एंड फिफ्थ है बेल्जियम। ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो आपको टेस्ट और एग्जामिनेशन एंट्रांस लेवल के लिए आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच माय वीडियो। आपने मेरी वीडियो को पसंद भी बहुत ज़्यादा किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए, तो थैंक यू सो मच। अगर मेरे पढ़ाने से आप लोगों को कुछ हेल्प मिलती है
तो बहुत खुशी की बात है, मैं और एफर्ट्स के साथ आपको पढ़ाऊँगी। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।